हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होते हैं कि किस केस में करना क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे ऐसे डेली आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स के मिलते रहेंगे, आपको मिस नहीं करना है, सबको नोट डाउन करना है, क्योंकि जेई बहुत ही पास आ चुका है और नीट भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो भी बच्चे जेई नीट 2024 में अपियर हो रहे हैं, ये काफ़ी हॉट टॉपिक माना जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसको मिस नहीं करना बच्चों। पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, वो भी आप नोट करो और नई नई चीज़ें सीखो। ये भी आप देखो और नई नई चीज़ें सीख लो, ताकि एग्ज़ाम आने तक पूरा टॉपिक आपका जो है, हर एक टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको तरीके पता चल जाएं कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करो और सारे क्वेश्चंस नोट करो। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जेई में आ चुका है 2019 में 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राफ आप देख पा रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट आई है और एफ पे फिनिश हो रहा है, और आई से एफ तक जाने के दो रास्ते हैं, एक पाथ ए बोला गया है और पाथ बी बोला गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर शोज टू प्रोसेसेस ए एंड बी फॉर ए गैस. If delta Q and delta QB are the amount of heat absorbed by the system in two cases, and UA, delta UA and delta UB are changes in internal energy respectively, then A, B, C, D 4 ऑप्शन है। तो जब भी कोई ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है और आप देख पा रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों प्रोसेस का सेम है और फाइनल पॉइंट भी दोनों का सेम है। तो जब भी इस तरह का प्रोसेस आपको मिले, स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, उस तरह के केसेस में इंटरनल एनर्जी सेम होते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको मिल गया, इंटरनल एनर्जी सेम। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी होगा या नहीं तो डी होगा, यही तो होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, डेल्टा क्यू हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है, सेम है। अब देखो ए का जो प्रोसेस है, उसका जो ग्राफ है वो हायर लेवल में है, तो वर्क डन ए बी विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, वर्क डन ए विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बी, वर्क डन ए विल बी हायर देन वर्क डन बी। ठीक है ना, ये तो होगा ही, क्योंकि ए का प्रोसेस हायर ग्राफ पे के और है और बी का प्रोसेस लोअर ग्राफ में है। तो डब्ल्यू ए ज़्यादा तो डेल्टा क्यू ए भी ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा क्यू ए विल बी ग्रेटर देन, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है, डेल्टा क्यू बी। ठीक है ना, डेल्टा क्यू ए ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी। तो ये आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। है ना आसान ही आते हैं बच्चों। बस इस चैप्टर को बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोड़ने लायक टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको बोलते हैं लॉलीपॉप टॉपिक। लॉलीपॉप है ये। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है। पीवी डायग्राम आपको गिवन है, ये पी है और ये वी है। वर्क डन इन द प्रोसेस इज, ध्यान से देखना है, वर्क डन इन द प्रोसेस आपसे पूछा गया है। ए से बी, एरो यहाँ दिखा, आपको दिख रहा होगा, ये एरो इस तरीके का है, ऐसे। तो ए से लेके बी तक आप देख पा रहे हो, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन लिखते हैं ना हम लोग, नेगेटिव वर्क डन होगा ए बी वाला। ठीक है, और फिर बी से लेके सी आप जा रहे हो तो एक्सपेंशन हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन बी सी इज पॉजिटिव। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो बी सी का जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करेगा, BC का एरिया ज़्यादा है ग्राफिकली, और AB का एरिया इतना ही हुआ ना, BC का एरिया तो पूरा हो गया। सो अगर हम कंपेयर करें तो वर्क डन BC ग्रेटर देन वर्क डन AB, तो टोटल वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, टोटल वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब आपको फाइंड करनी है एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, है ना। तो काम खत्म हो गया आपका। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो रेडियस क्या लेंगे हम लोग, रेडियस तो हम लोग लेंगे 1, ये 1 यूनिट है, तो पाई बाई 2 आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव वाला फैक्टर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। अगर ये एरो उल्टा होता, मान लो ये एरो ऐसे उल्टा होता, तो सी से लेके बी तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव, जो कि ज़्यादा एरिया रखता है, और बी से लेके ए तक एक्सपैंड हो रहा है, उस केस में ये आंसर होता।
बात समझ में आ रही है ना? उस केस में ये आंसर होता। चलो आगे बढ़ते हैं। Steam at 100 degree Celsius is added slowly to 1400 gram of water at 16 degree Celsius until the temperature of water is raised to 80 degree Celsius। ठीक है ना? हमारे पास वाटर है, कैसा है? वाटर है हमारे पास, इसमें क्या रखा गया है? वाटर रखा गया है। ठीक है, तो ये वाटर है कितना? 1400 ग्राम ऑफ वाटर है, 1400 ग्राम ऑफ वाटर है। इसमें स्टीम ऐड किया गया है, स्टीम इसमें ऐड किया गया है। तो वाटर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर के टेम्परेचर को रेज कर दिया गया है। ठीक, द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू डू सो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर यही कहता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। स्टीम जो हीट लॉस करेगा तो स्टीम का मास यहाँ कुछ गिवन नहीं है, आप m ले लो, m इज द स्टीम मास। इनटू करोगे आप लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, तो 540 हमारे पास है, प्लस वो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है ना, मास m, वो तो वाटर बन जाएगा, वाटर में कंडेंस हो जाएगा, और टेम्परेचर जो होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा? 100 से वो आ जाएगा 80 पे। ठीक है ना, 100 से 80 पे आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम, और ये 100 माइनस 80 आपको टेम्परेचर डिफरेंस लेना पड़ेगा, ms डेल्टा थीटा। ठीक है ना, इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। वाटर मेरे पास है 1400 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया, और वाटर का टेम्परेचर का जो चेंज है वो 80 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना। ये यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी m की वैल्यू। सो m इंटू 540 प्लस m इंटू 20, 1400 इंटू 64। ठीक है ना, तो 20 से डिवाइड कर दें, पूरा काम आसान हो जाएगा। या फिर आप यूँ कह लो, ये 560 हो गया, 560 m हो गया, ये 1400 हो गया, 64 हो गया, यहाँ से एक ज़ीरो गया, यहाँ से एक ज़ीरो गया। सो m इज इक्वल टू 14 इंटू 10 इंटू 64 डिवाइड बाई 56। तो ये 4 से कट जाएगा और ये 16 से कट जाएगा, तो 160 ग्राम आपको मिल गया, 160 ग्राम। ठीक है बच्चों, 160 ग्राम आपको मिल गया मास। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो है नहीं। तो इस तरह कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए, जेईई और नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने कर लिया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डाउट है तो आप भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बहुत सारे चीज़ें करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और करके हम आपको दिखाते हैं, जो कि बच्चों के ही डाउट हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेजिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन तो मिलेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और है, स्पेसिफिक हीट को लेकर के ही है। सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को इसी टॉपिक में है, स्पेसिफिक हीट वाला। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल एट लो टेम्परेचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू H इज इक्वल टू ATQ, वेयर A इज ए कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द यूनिट मास ऑफ द मेटल फ्रॉम T1 टू T2 केल्विन। हीट को रेज करना है, तो हीट को रेज करने के लिए बेटे हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, ms डेल्टा T dt, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, किया हुआ है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है? स्पेसिफिक हीट है AT3, ये हीट है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशियल लिया है मैंने। तो हम लोग क्या इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? 1 केल्विन टू 2 केल्विन, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, 1 केल्विन टू 2 केल्विन। यूनिट मास बोला गया है, तो मास की जगह 1 लेना है। स्पेसिफिक हीट कितना है? AT3 है, और ये dt को dt एज इट इज लिख लो। तो इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। ये है मेरे बच्चों के डाउट्स। ये T4/4, ये है 1 to 2, तो ये a/4 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 4। ठीक है ना, ये हो गया 15a/4, ये 15 हो गया, तो ये मेरे को मिल गया 15a/4। ठीक है बच्चों,
तो आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।